हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने परिवार उमेश स्टडी 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में 6 फरवरी 2023 शिफ्ट में पूछे गए ईवीएस के सभी प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिससे आगामी सीटेट जुलाई 2023 के पेपर में आप सभी लोग बहुत अच्छा नंबर गेन कर पाएँ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वो युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर और जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, भारत के 3 समुद्र तटवर्ती राज्य कौन कौन हैं। तो ऑप्शन ये है तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ऑप्शन बी झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी असम, उड़ीसा, कर्नाटक। ऑप्शन डी त्रिपुरा, केरल और आंध्र प्रदेश। भारत के 9 समुद्र तटवर्ती राज्य हैं, कौन कौन है वो? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न में कोई भी विकल्प तक संगत नहीं है, इसलिए आयोग ने सभी को बोनस अंक दिए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक छात्र 29 नवंबर 2022 को सूरत के नगर कोइल जाने के लिए ट्रेन में बैठा। यह ट्रेन 20:30 बजे चली और 1 दिसंबर 2022 को 13 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि इस ट्रेन ने 2119 किलोमीटर की दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल क्या है? चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी यहाँ पे दिया था 2119 किलोमीटर। समय को आप फाइंड किए तो आपको टाइम कितना मिला? 81/2 घंटा। डाटा को रखकर सॉल्व किए तो आंसर आपको मिल गया कितना? 53 घंटा प्रत्याहार। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, आपका घर यक्ष और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। ये डायरेक्शन से क्वेश्चन था, आप लोग डायरेक्शन चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आदि के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं। इस विधि में जंगलों को काटकर तथा जलाकर क्यारियां बनाई जाती हैं और फसल बोई जाती हैं। इसे फ्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। भारत के 3 फसल ऋतुएं हैं जो इस प्रकार हैं, रबी, खरीफ और जायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हमारे देश में पाए जाने वाले अतिसमान पक्षियों का वो युगल चुनिए जिसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक दूरी से स्पर्श से देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा चील और बाज। हमारे देश में पाए जाने वाले अतिसमान पक्षियों में चील और बाज ऐसे पक्षी हैं जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती हैं और ये हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पज्जा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को हाल ही में देश का सबसे श्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मच्छरों द्वारा होने वाले 2 रोगों का समुच्चय चुनिए। आपको ये बताना है कि मच्छर से कौन कौन 2 रोग फैलते हैं। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर डी डेंगू और चिकनगुनिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली राज्य क्षेत्र के मानचित्र के एक कोने में नीचे दिया गया पैमाना छपा है। पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 960 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थलों की मापी गई दूरी 39.8 सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी निकालना था आपको। ये मैपिंग से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है। जब ठंड अधिक हो जाती तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालू होती हैं। यह राज्य होना चाहिए। इस प्रकार का राज्य कहाँ का है जहाँ पे इस तरीक़ा से गुण पाए जाते हैं घर का? वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र के अधिकांश घरों में के बारे में लड़की द्वारा दिया गया यह विवरण सत्य है हुआ। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालू होती हैं, अतः उपरोक्त राज्य हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट हैं जिनमें लोग पर्यटक रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील जिस शहर में स्थित है वो कौन सा शहर है? आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं। अंधेरे में वे भी हमें ढूंढ सकते हैं। वो कैसे ढूंढ लेते हैं हमें? तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। मच्छर हमको हमारे पैरों की तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से पहचान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। कूटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज़्यादा होने पर मुँह से निकले सी सी सी, आँख और नाक से निकले पानी, याद दिला दूँ नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा लाल मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन सत्य है? इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह वृक्ष बहुत उपयोगी है। इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, अतः इमारती लकड़ी की भांति उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यह छायादार वृक्ष नहीं है। ऑप्शन ई इस वृक्ष के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये बी और ई सही हैं। कौन कौन? ये बी और ई सही हैं। राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये वृक्ष कई मायनों में उपयोगी हैं। इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं तथा जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। ये बी और ई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से वो राज्य चुनिए जहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। नारियल के तेल में आपको बताना है कौन सा हो जाएगा? गोवा। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पर्यावरण अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक विषय में परंपरागत होगी। शिक्षक ने उद्देश्य पाठ के प्रारंभ में ही बता दिए हैं। यह विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता है या करती हैं, या विषय पूरा करने के लिए दत्तकार देती हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता है या करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों से अपने अनुभव जोड़ता है। क्योंकि बच्चा संपूर्णता में बातों को आसानी से रट सकता है। या डी ऑप्शन क्या है? क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझकर सार्थक समझ विकसित कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। 17 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? रेटिंग स्केल में कौन सा तकनीक का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का
रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। रचनात्मक आकलन का साधन नहीं, ये बताना है आपको। पहला है एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, सेकंड ऑप्शन है व्याख्यानात्मक अभिलेख, थर्ड ऑप्शन है पोर्टफोलियो, फोर्थ ऑप्शन है क्रम निर्धारण मापनी। तो आपको ये बताना कौन सा साधन नहीं है 19 का। तो 19 का ये आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्यानात्मक अभिलेख, पोर्टफोलियो तथा क्रम निर्धारण रेटिंग मापनी पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन के साधन होते हैं, अपितु वार्षिक उपलब्धि परीक्षण सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। उपलब्धि परीक्षण व्यक्ति के लाभ के लिए मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उपलब्धि परीक्षण पर स्कोर शैक्षणिक प्राप्ति से मूल्यांकन के लिए और परीक्षा द्वारा विषय के संबंधित क्षेत्र में व्यक्ति के लिए उत्कृष्ट साधन है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना और एक आवश्यक कौशल विकसित करना वो कौशल है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल। पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का एक महत्वपूर्ण कौशल विकसित करता है। मानचित्र एक सपाट सतह पर खींचे गए एक क्षेत्र का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है। यह दूरी, दिशा आदि के बारे में किसी विशेष क्षेत्र की विशिष्ट विस्तृत विशेषताओं को चित्रांकित करने में सहायता करता है। मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। अतः ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है। विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? अवलोकन। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है। इसके द्वारा वो विद्यार्थी में अवलोकन कौशल का विकास करता है। अवलोकन कौशल एक ऐसा गुण और दक्षता है जो अपने परिवेश और उसके भीतर के तत्वों को स्वीकार करने, विश्लेषण करने, समझने और याद करने की आपकी एक या अधिक इंद्रियों की क्षमता में संबंधित है। छात्रों में अवलोकन का अभ्यास कराने के लिए लोगों को आसपास की चीज़ों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया कौशल नहीं है? इसमें से आपको बताना कौन सा प्रक्रिया कौशल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी निर्धारण करना। निर्धारण करना प्रक्रिया कौशल के अंतर्गत नहीं आएगा। शिक्षार्थी अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करते हैं और उनके अवलोकन से उनके अनुभव जुड़े होते हैं और इस अनुभव में अपने अपने तर्क होते हैं। इसलिए पर्यावरण के अध्ययन के शिक्षण में पूर्वानुमान, अवलोकन और निष्कर्ष निकालना आधारित कौशलों को बढ़ावा देना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित अधिगम का मूल है तथा इसमें निर्धारित करना एक प्रक्रिया कौशल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। EVS एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक। EVS एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक होना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जो बच्चों को कक्षा के बाहर के विश्व को कक्षा से जोड़ने के लिए स्वयं विभिन्न गतिविधियों के लिए अनेक अवसर प्रदान करता है। यह छात्रों और शिक्षकों में परस्पर अंतःक्रिया होती रहे, उन्हें प्रश्न पूछने का अच्छा अवसर मिले तथा छात्र स्वतंत्र रूप से अपने तरीके के अवधारणाओं का पता लगाते हैं तो उनके लिए कक्षा आनंददायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थापित कीजिए। क्रियाकलाप का संचालन, दोहराना, प्लानिंग और प्रक्रम पर विचार करना। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा।
क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में चरणों का सही व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है। पहले आप किसी का योजना बनाते हैं, कोई काम कैसे करना है, किस तरीक़ा से करना है, क्या करना है। पहले आप योजना बनाएंगे, फिर क्रियाकलाप का संचालन करेंगे, फिर उस प्रक्रम पर विचार करेंगे और लास्ट में उसे आप दोहराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। EBS पाठचर्या का आधार वाक्य है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक रचनावाद सिद्धांत। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम का वो क्षेत्र और दृष्टिकोण दोनों है। ये सामाजिक रचनावाद सिद्धांत का अनुसरण करता है। सामाजिक रचनावाद को एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक दूसरे के विषय वस्तु का निर्माण करता है और सहयोगी रूप से साथ सहयोगी कलाकृतियों की एक छोटी संस्कृति का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। EBS के शिक्षण अधिगम के परियोजना प्रक्रम लाभकारी है क्यों लाभकारी है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। यह कारण अनुभव और अपसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। क्या करता है ये? अपसारी चिंतन के अवसर को प्रदान करता है। EBS के शिक्षण अधिगम में परियोजना पराक्रम लाभकारी होता क्योंकि ये कार्यानुभव एवं अपसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। यह अधिगम के लिए वास्तविक घटनाओं को शामिल करते हैं जो बच्चों को अधिगम के लिए एक वातावरण प्रदान करते हैं। EBS अधिगम वातावरण और अनुभवों के माध्यम से बच्चे अपने प्रकृति और मानव निर्मित पर्यावरण की खोज कर सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। समस्या समाधान के में समाहित या निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थापित कीजिए। समस्या को परिभाषित कीजिए, क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा कीजिए। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, परिणाम का मूल्यांकन कीजिए, समस्या का विश्लेषण कीजिए। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। पहले ये आएगा, फिर डी, फिर बी, फिर सी। यानी कि आप समस्या को पहले परिभाषित करेंगे, फिर समस्या का विश्लेषण करेंगे, फिर क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा करेंगे, अंत में आप परिणाम का क्या मूल्यांकन करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। EBS में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक और माता पिता। EBS में बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता आदि अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण हैं क्योंकि इनका उपयोग कक्षा में किया जा सकता है और यह कक्षा को जीवंत बनाते हैं। इसके द्वारा छात्रों की अंतःक्रिया को बढ़ा सकते हैं और कठिन विषयों को समझने की में मदद कर सकते हैं। मौलिक विचारों की मूल समझ प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी बाहरी ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अभिविन्यास अथवा शास्त्रीय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही हो जाएगा? अपनी प्रक्रिया के अनुसार परिवार जन अभिविन्यास में योगदान देते हैं। या ऑप्शन बी, अभिविन्यास मूल्यांकन का एकमात्र तरीका है। यहाँ पे देखिए एक मात्र लिख गया, इसकी वजह से तो ये हो ही नहीं सकता है। अभिविन्यास को प्रतिदिन गृह कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। यहाँ प्रतिदिन दिया जाना चाहिए, जरूरी नहीं होता ऐसा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अभिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा में कई विद्यार्थी बहुत होनहार और बुद्धिमान हैं, तब आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे? आप कैसे पढ़ाएंगे? पहला ऑप्शन है कोई विशिष्ट परियोजना युक्त या प्रयुक्त नहीं की जाएगी। ऑप्शन बी, उन्हें उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के साथ बैठाया जाएगा। ऑप्शन सी, उन्हें अलग पढ़ाया जाएगा। और ऑप्शन डी है उन्हें समृद्ध पाठचर्या का उपयोग कर पढ़ाया जाएगा। इसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा में कई विद्यार्थी बहुत होनहार और बुद्धिमान हैं, तब आपको ऐसे विद्यार्थियों को समृद्ध पाठचर्या का उपयोग कर पढ़ाना चाहिए क्योंकि उससे संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया को अधिक से अधिक महत्वपूर्ण एवं रुचिकर बनाया जाता है। विशेष परिस्थितियों, शिक्षण सामग्रियों, विचारों, संगठन की सहायता से शिक्षण कार्यक्रम को जीवन प्रदान किया जाता है। 300 प्रश्न पूर्ण हुए। आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
सीटेट के द्वारा 2022-2023 में जितने भी शिफ्ट कुंभ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी पहले ईबीएस पोर्शन को कवर कर लेंगे, उसके बाद सीडीपी पोर्शन को कवर करेंगे। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।